CH93 मालविका इशिका को मारना चाहती है। इंस्पेक्टर के मना करने के बावजूद क्रिस्टल पूरी रात इशिका के पास बैठी रही। अगली सुबह जब उसने इशिका को देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, साथ ही उसे काफी पसीना भी आया हुआ था। इशिका की ऐसी हालत देखकर क्रिस्टल घबरा गई थी। उसने तुरंत इशिका को जगाया। इशिका के पेट के निचले हिस्से में पीरियड आने की वजह से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था। क्रिस्टल इशिका का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी इशिका ने उसके कलाई पकड़कर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मुझे बाथरूम जाना है, प्लीज मुझे वहां ले चलो। हाँ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, क्रिस्टल ने जल्दी से जवाब दिया और इशिका को पकड़कर बाथरूम की तरफ ले जाने लगी। इशिका अंदर बाथरूम में थी और क्रिस्टल उसका बाहर इंतजार कर रही थी। इशिका की हालत देखकर क्रिस्टल कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। उसने धीरे से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इशिका सच बोल रही हो? मैंने खुद उसकी हालत खराब देखी है। उसके चेहरे का रंग अचानक से सफेद हो गया और इतना पसीना। क्या सच में वो एनीमिक है? क्रिस्टल कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी और इशिका की हालत कुछ और ही बता रही थी। वहीं दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर के विजिटर रूम में मालविका को लाया गया था। उससे मिलने के लिए आयशा आई थी। आयशा को देखते ही मालविका खुश हो गई। आयशा, तुम यहाँ? तुम टाइम निकालकर मुझसे मिलने के लिए आई हो, मालविका ने मुस्कुरा कर कहा। अचानक मालविका का चेहरा उदास हो गया। वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये अच्छी जगह नहीं है, इस तरह की जगह जिंदगी में बेड लक लेकर आती है। उसने देखा आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे मालविका को लगा आयशा उदास है। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? उस इशिका ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? अचानक आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने भौहें उठाकर कहा, हाँ, मैं इशिका की वजह से आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। इस बार वो खुद ही किसी मुसीबत में फंस गई है। तब तो बहुत अच्छा हुआ, मालविका ने सिर हिलाकर कहा। इस बार उसने किसका अपमान किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने उसे सबक सिखाया। वो घमंडी लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। मालविका अपने इमोशंस छुपा नहीं पाती थी। आयशा को कभी कभी हैरानी होती थी कि मालविका ने दोनों लड़कियों को बदल दिया था और ये बात मालविका के पेट में अब तक पच कैसे रही थी। जो भी हो, आयशा के हिसाब से मालविका ने जिंदगी में एक ही सबसे अच्छा काम किया था और वो था इशिका की जगह उसे सिंघानिया फैमिली की जायज औलाद बनाना। क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। इस बार क्या किया है उस इशिका ने? मालविका ने फिर से पूछा तो आयशा को होश आया। इशिका की हालत के बारे में सोचकर मालविका को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। उसने कहा, इस बार उसने किसी की इंसल्ट नहीं की है, बल्कि उसने किसी का मर्डर कर लिया है। आपको पता है कि वो जेल में है, मालविका आंटी? अरे वाह डॉट, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। उसने किसी को मारा है तो पक्का उसे फांसी होगी। अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी, मालविका ने हंसकर कहा। मालविका को नहीं पता था कि इशिका पर किसकी हत्या का आरोप आया है। उसे खुश देखकर एक पल के लिए आयशा को उस पर दया आई। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसने आशीष अंकल को मार डाला है मालविका आंटी। मालविका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो बेपरवाही से बोली, क्या फर्क पड़ता है? उसने किसी को भी मार हो उसे जेल तो। अचानक मालविका बोलते हुए रुक गई और उसे एहसास हुआ कि आयशा ने किसका नाम लिया है। वो तुरंत नम आंखों से बोली, क्या कहा तुमने? उसने आशीष, मेरे भाई आशीष को मार डाला? पूरी बात पता चलती मालविका की आंखों में आंसू थे। हालांकि उसका भाई कोई अच्छा इंसान नहीं था, फिर भी उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। आयशा ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा,
मालविका आंटी, मैंने सुना था कि आशीष अंकल ने जुए में कुछ पैसे गंवा दिए थे। इशिका उनकी भांजी है, इसलिए मदद की उम्मीद में उन्होंने इशिका से 1 करोड़ रुपए मांगे थे। इशिका उनसे मिलने के लिए गई थी, तब उन दोनों के बीच में हाथापाई हो गई जिसमें इशिका ने उन्हें धकेल दिया। गलती से वो एक रोड पर जाकर गिरे और उनके दिल में छेद हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वो तो डॉक्टर मर्चेंट है ना? क्या उसके पास 1 करोड़ रुपए नहीं थे जो वो अंकल की मदद नहीं कर सकी? आयशा हमेशा की तरह शब्दों के साथ खेल रही थी। वो जानती थी कि पूरे मामले को मालविका के सामने कैसे रखना है। वो लड़की हमेशा मेरे लिए मुसीबत रही है। मुझे उसे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। उसने 1 करोड़ रुपए के लिए मेरे भाई को मार डाला। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बदला लूंगी मैं उससे, मालविका ने रोते हुए कहा। मालविका की बातें आसपास के पुलिस वालों ने सुनी तो उन्होंने मालविका को चुप कर दिया। वो खुलेआम किसी को मारने का कह रही थी। आयशा ने उसके हाथ को सहलाकर कहा, प्लीज आप खुद को संभालिए। आशीष अंकल और इशिका दोनों के साथ में आपका रिश्ता है, इसलिए मुझे लगा आपको पता होना चाहिए और मैं आपको बताने के लिए आई थी। मैं ठीक हूँ आयशा, तुम मेरी परवाह मत करो, मालविका ने अपने आंसू साफ करके कहा। आयशा वहां मालविका को भड़काने के लिए आई थी। वो बोली, अब उसने जानबूझकर मारा हो या गलती से, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उसने गलती से ही मारा है। उसे ज्यादा सजा भी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल की जेल होगी और कुछ नहीं। सिर्फ 7 से 8 साल, मालविका ने अफसोस जताते हुए पूछा। हाँ, आगे का कुछ कह नहीं सकते। मुझे लगा कि आपके साथ साथ उससे भी मिल लेती हूँ। वो जैसी भी है मेरी बहन है। सुना है उसको यही डिटेंशन सेंटर में किसी सेपरेट रूम में रखा गया है। आंटी, मुझे लगता है आपको भी उससे मिलना चाहिए। आयशा ने हर बार की तरह मासूम और अच्छा बनने का दिखावा किया। आयशा का वहां आने का एक ही मकसद था कि वो मालविका को आशीष की मौत के बारे में बता सके और साथ ही ये भी कि इशिका इसी जेल में है ताकि वो उसे नुकसान पहुंचा सके। मालविका से मिलने के बाद आयशा वहां से जाने लगी। आयशा वहां से जाती उससे पहले मालविका ने उसका हाथ पकड़कर इमोशनल होकर कहा, आगे से यहाँ मत आना। अच्छे घरों की लड़कियां यहाँ नहीं आती हैं। तुम नक्श से शादी करो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। आयशा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चली गई। आयशा वहां से जा रही थी तब उसने देखा कि क्रिस्टल वहां पर बाथरूम के पास खड़ी थी। उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल भी थी। क्रिस्टल को देखते ही आयशा ने उसे पहचान दिया था। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। लेडी कांस्टेबल ने क्रिस्टल से कहा, सुबह सस्पेक्ट के लॉयर फिर से आए थे। वो एंटीसिपेटरी बेल चाहते हैं। हमने सस्पेक्ट की हालत सुबह देखी थी और पता चल रहा है कि वो एनीमिक है। तो क्या हमें उसकी जमानत को मंजूरी दे देनी चाहिए, डॉक्टर डिसूजा? क्रिस्टल सोच में पड़ गई थी। सुबह उसने भी इशिका की हालत देखी थी। वो जमानत के लिए मंजूरी देने ही वाली थी कि तभी माधव वहां पर आया। उसने उनकी बातें सुन ली थी। माधव ने सार्कास्टिकली मुस्कुरा कर कहा, क्या आप लोग भी उसकी बातों में आ गए? वो लड़की नाटक कर रही है। वो नाटक नहीं कर रही है, क्रिस्टल ने सख्ती से कहा। माधव ने क्रिस्टल की तरफ देखा और हल्के गुस्से में बोला, कल रात इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसका फेवर कर रही हो? मुझे लगा था अब तो सब सामने आ गया होगा। तुमने ही कहा था कि वो बीमारी का झूठा बहाना बनाकर जमानत नहीं लगी। तुमने उसकी जिम्मेदारी ली थी ना? अब क्या हुआ? तुम आ गई ना उसके बातों के जाल में? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर माधव। वो सच में ठीक नहीं है, क्रिस्टल ने अपने गुस्से को काबू करके कहा। माधव को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, कितनी नाजुक है ना वो। एक दिन में ही बीमार पड़ गई जबकि कल रात तो बिल्कुल ठीक थी।
इसे ड्रामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे डॉक्टर डिसूजा? जैसे ही क्रिस्टल उसकी बात का जवाब देने वाली थी, आयशा तुरंत बाहर निकाल कर आई। यही सही मौका था। उसने अपने चेहरे को उदास किया और धीरे से कहा, क्या आप यहाँ मेरी बहन इशिका के बारे में बात कर रही हो? आयशा को वहां देखकर क्रिस्टल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बहन की हेल्थ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ, आयशा ने जवाब दिया। क्रिस्टल जानती थी कि इशिका और आयशा बहनें हैं। घर पर आयशा इशिका के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, लेकिन स्कूल में सबके सामने वो उसके साथ काफी प्यार से पेश आती थी। इस वजह से क्रिस्टल को पता नहीं था कि उनका रिश्ता कैसा है। क्रिस्टल ने अकेले में बात करने के लिए हाँ कह दी थी। वो आयशा की तरफ दूसरी ओर गई। उसने परेशान चेहरे के साथ पूछा, इशिका को क्या हुआ है आयशा? शायद उसके पीरियड्स आ गए होंगे क्रिस्टल। तुम तो जानती हो कि हम गर्ल्स में ये कितना मुश्किल रहता है। बस इसी वजह से इशिका की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, आयशा ने धीरे से जवाब दिया। आयशा की बातें सुनकर क्रिस्टल को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन आयशा का खेल यही नहीं रुकने वाला था। उसने क्रिस्टल की बातें सुन ली थी तो वो क्रिस्टल का हाथ पकड़कर मासूम बनते हुए बोली, पीरियड्स में फ्लो की वजह से हम कमजोर और एनीमिक लगने लगते हैं, और यही इशिका के साथ हो रहा है। ये बात हमें पता है, उन सबको नहीं पता है, तो क्यों ना हम उसे एनीमिक बताकर उसकी जमानत करवा ले। प्लीज तुम पेपर से साइन कर दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलते हुए उसने क्रिस्टल का हाथ पकड़ लिया था। क्रिस्टल ने गुस्से से आयशा का हाथ झटका और बोली, सॉरी मैडम, लेकिन यहाँ ना तो रिश्वत से और ना ही सिफारिश से काम होता है। क्रिस्टल तुरंत इंस्पेक्टर माधव के पास आई और बोली, उसे कुछ नहीं हुआ है, आप उसे डिक्टेशन सेंटर भेज सकते हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई, माधव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। क्रिस्टल वहां और नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में चली गई। वहीं दूसरी तरफ इशिका जब बाथरूम से बाहर निकली तो उसे देखकर लेडी कांस्टेबल ने सख्ती से कहा, इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हम सब औरतें ही हैं। सबको पीरियड्स आते हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक नहीं बन रही हो क्या? चुपचाप अपनी सेल में जाओ और हियरिंग का इंतजार करो। इशिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा, हालांकि उसके चलने तक की हिम्मत नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे लेडी कांस्टेबल के सहारे वो अपने सेल में आई। वहां आते ही इशिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इशिका को चक्कर आया और वो नीचे गिर गई थी। वहीं ऊपर लैब में क्रिस्टल को चैन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार इशिका का कमजोर चेहरा घूम रहा था। वो खुद को इशिका की मदद करने से रोक नहीं पाई और उसने एक शिपर में आयरन सप्लीमेंट्स ड्रिंक डाला। क्रिस्टल उसे इशिका के पास ले जाने लगी। वही इशिका के बेहोश होने पर लेडी कांस्टेबल जल्दी से उसके पास आई और उसे उठाने लगी। वो उसे उठाते हुए बोली, मिस सिंघानिया, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उठो। लेडी कांस्टेबल ने इशिका के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो इशिका को हल्का होश आने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बेड पर ले चलो। लेडी कांस्टेबल ने इशिका को जैसे तैसे करके उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूं। प्लीज क्रिस्टल को यहाँ बुलाओ। डॉक्टर क्रिस्टल डिसूजा को बोलो कि अब वो मेरा टेस्ट करें। आप शायद मेरे एनीमिक होने का प्रूफ सामने आ जाए, इशिका ने कांपती आवाज में कहा। डॉ क्रिस्टल गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगी, लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया। इशिका की आंखें नम होने लगी थी। वो रोना चाहती थी पर रो नहीं पा रही थी। एक क्रिस्टल ही थी जो उसकी मदद कर सकती थी। इशिका अपने आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के पहले स्टेज तक पहुंच चुकी थी, जहां उसे कमजोरी महसूस होने लगी थी और चक्कर आ रहे थे। वो ट्रॉमा में नहीं जाना चाहती थी।
इशिका ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, फिर आप मेरा ब्लड सैंपल लेकर डॉक्टर क्रिस्टल तक पहुंचा दीजिए। उसे बोलिए कि फिर से टेस्ट कीजिए और इस बार रिपोर्ट में सब सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से किसी को बुलाकर लेकर आता हूँ, लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया और वहां से जाने लगी। तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। ये मालविका थी। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। मालविका को कैदियों के कपड़े में देखकर कांस्टेबल ने सख्ती से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हूँ। वो मेरी बेटी है, मालविका ने इशिका की तरफ इशारा करके कहा। एक पल के लिए लेडी कांस्टेबल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उन दोनों के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन चेक करके देखा तो उसे यकीन हो गया। उसने मालविका को मिलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन साथ ही उसे हैरानी हुई कि दोनों माँ बेटी एक ही जेल में है। इसका मतलब दोनों ने ही कोई क्राइम किया है। इशिका को अपनी माँ के भरोसे छोड़कर लेडी कांस्टेबल बेफिक्र होकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। वही इशिका इस वक्त अपनी बीमारी से जूझ रही थी, इस इरादे से अनजान कि मालविका यहाँ उसे मारने के लिए आई है। CH94 आकर्ष ने किया हंगामा। इधिका सेल के अंदर अकेली थी। पीरियड्स जल्दी आने की वजह से उसके शरीर ने आयरन कंज्यूम करना बंद कर दिया था और ठीक से आराम न करने की वजह से तेजी से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। ऊपर से क्रिस्टल उससे नाराज थी, तो इधिका ने लेडी कांस्टेबल को किसी और फॉरेंसिक डॉक्टर को भेजने के लिए कहा ताकि वो उसका चेकअप कर सके। इस बीच मालविका इधिका से मिलने के लिए जेल में आई। मालविका को आयशा ने बता दिया था कि इधिका ने आशीष का मर्डर कर दिया है और वो इस वक्त इधिका को मारने के इरादे से वहां पर आई थी। लेडी कांस्टेबल ने मालविका को रोका तो उसने अपनी पहचान इधिका की मां के तौर पर बताई। रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला मालविका सच बोल रही है, तो लेडी कांस्टेबल ने उसे रोका नहीं। दरवाजे की आवाज सुनकर इधिका ने धीरे से कहा, कांस्टेबल इतनी जल्दी वापस आ गई? इधिका को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मालविका उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, घबराओ मत, माँ आ गई है। अब वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। इधिका डर के थोड़ा पीछे खिसक गई, जैसे कि दिशांक ने बताया था कि वीकनेस के बाद में उसे हेल्यूसिनेशन होने लगता था और वो ट्रॉमा में चली जाती थी। अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इधिका का दिमाग उन यादों में चला गया था जब वो लगभग 5 साल के आसपास थी। इधिका के दिमाग पर यही चल रहा था कि ठंड की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और हमेशा की तरह मालविका ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। राधिका उसके पास आई और उसकी दवाई दी, लेकिन राधिका के जाते ही मालविका ने इधिका को उल्टी करने पर मजबूर किया और उसने उल्टी से सारी दवाई बाहर निकाल दी थी। मालविका उसके कान के पास आई और उसके बाल पकड़कर बोली, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तू इसी तरह बीमार सड़ती रहे और एक दिन मर जाएगी। इधिका को भले ही इस वक्त सच और सपने में फर्क ना नजर आ रहा हो, लेकिन मालविका सच में उसके पास में थी और उसके बालों को पकड़कर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई आयशा को नुकसान पहुंचाने की और मेरे भाई को मारने की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और तेरी जान ले लूंगी। इधिका बिल्कुल वैसे बिहेव कर रही थी जैसे वो 5 साल की बच्ची हो। वो खुद में ही सिमटी जा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगी। मुझे मारना मत। इधिका को बस दर्द महसूस हो रहा था और ये दर्द उसे मालविका पहुंच रही थी। वो लगातार उसका गला दबाया जा रही थी और वहीं इधिका अपने भ्रम में 5 साल से 6 साल की हो गई थी, जहां उसने मालविका के अत्याचारों को सहना सीख लिया था। तुझे मरना होगा और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे भाई को मारा। मुझे ना तुझे उस दिन ही मार देना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर मैं तुझे जिंदा रखा। मालविका लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, तो वहीं इधिका अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई थी।
जब वो 9 साल की हुई तब मालविका की मार से उसने बचने का तरीका ढूंढ लिया था। वो उसे धकेल कर चली जाती थी, लेकिन जब मालविका वापस उसे पकड़ती तो उसे और भी ज्यादा पीटती थी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि वो 12 साल की नहीं हो गई थी। 13 साल की होने पर उसने घर छोड़ दिया था और वो हाइट में लगभग मालविका के बराबर हो गई थी। उसने मालविका की मार सहना बंद कर दिया था। इधर मालविका लगातार इधिका का गला दबाए जा रही थी। अचानक वो अपने सपने से बाहर आई और पहले की तरह उसने मालविका को पूरा जोर लगाकर खुद से दूर धकेल दिया था। इधिका का चेहरा गला दबाने की वजह से लाल हो गया था और वो खुद की सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इधिका ने पूरा जोर लगाकर मालविका को धक्का दिया था। वो कुछ कदम लड़खड़ा कर नीचे गिर गई थी। वो खुद को संभाल कर वापस से इधिका पर हमला करने जा रही थी कि तभी दरवाजे पर क्रिस्टल आई। क्रिस्टल ने इधिका को उसे धकेलते हुए देख लिया था। उसने गुस्से में तेज आवाज में कहा, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? ऐसा लग रहा था जैसे दोनों लड़ रही हो, जबकि कुछ देर पहले मालविका ने लेडी कांस्टेबल के सामने इधिका को अपनी बेटी बताया था। इधिका ने मालविका को धकेलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अब उसकी उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। क्रिस्टल उसके सामने आई तब इधिका ने बिल्कुल धीरे से कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अब मेरा चेकअप करो। तुम्हें पता चल जाएगा मैं एनीमिक हूँ। प्लीज मुझे इन्फ्यूजन के लिए ले जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। क्रिस्टल कुछ कहती उससे पहले मालविका ने चिल्लाकर कहा, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। झूठ बोलने की आदत गई नहीं ना तुम्हारी। अभी तुमने अपना पूरा जोर लगाकर मुझे धकेलकर जमीन पर फेंक दिया और तुम एनीमिक हो। बीमार होने का नाटक मत करो। यहाँ पर सच सामने आने पर सजा मिलती है। मालविका ने वही कहा जो कल रात क्रिस्टल ने उसे कहा था। क्रिस्टल ने भी इधिका को मालविका को धकेलते हुए देखा था। उसके दिमाग में आयशा की बातें ताजा हो गई जब उसने कहा था कि पीरियड्स में वो कमजोर हो जाती हैं और उसे एनीमिक बताकर उसकी जमानत कराई जा सकती है। क्रिस्टल ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप लेटी रहो। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। क्रिस्टल ने मुड़कर लेडी कांस्टेबल को बुलाया और फिर मालविका की तरफ इशारा करके कहा, इसे वापस सेल में लेकर जाओ। ये यहाँ पर लड़ रही थी। मालविका को वहां से ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में आकर्ष अपने लॉयर के साथ आ रहा था। उसके साथ दिशांक भी था। वकील ने आकर्ष से कहा, मिस्टर राजवंश, अगर आज भी हमारी अपील को खारिज कर दिया गया तो हमें फिर से नए सिरे से जमानत के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ भी कहने से पहले आकर्ष ने दिशांक की तरफ देखा। दिशांक ने जवाब में कहा, हमारे पास एक दिन का टाइम और है, लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते हैं। आकर्ष ने उसे देखकर बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भले ही नॉर्मल हो, लेकिन इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। वो इधिका के लिए परेशान था। आकर्ष, दिशांक और वकील अंदर आ गए थे। तभी उन्होंने लेडी कांस्टेबल की बातें सुनी। वो इंस्पेक्टर माधव के पास आकर बोली, सर, उस लड़की इधिका की तबीयत सच में बहुत खराब हो रही है। ऊपर से उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। पीरियड्स में लड़कियां एनीमिक हो जाती है, पर फिर भी हमें एक बार चेक करवा लेना चाहिए, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। लेडी कांस्टेबल की बात सुनकर दिशांक को झटका सा लगा। उसने हड़बड़ा कर कहा, क्या? उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं? लेकिन उसमें अभी टाइम था। अगर उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमने अभी उसे इन्फ्यूजन नहीं दिया तो गड़बड़ हो सकती है। दिशांक को खुद से बड़बड़ाते देखकर आकर्ष ने पूछा, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? सब ठीक है ना?
दिशांक ने ना में सिर हिलाकर परेशानी के साथ कहा, कुछ भी ठीक नहीं है मिस्टर राजवंश। उसको पीरियड्स शुरू हो गए हैं और पीरियड्स से पहले इन्फ्यूजन लेना जरूरी है। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था उसकी हालत और ज्यादा गिरने लगती है और इस वक्त उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। अब हम क्या करें? उसे तो जमानत भी नहीं मिली है। आकर्ष ने एक पल उसके चेहरे की तरफ देखा और बिना सोचे समझे आगे की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त उसके चेहरे के भाव सख्त थे। दिशांक ने देखा आकर्ष आगे लॉबी में जाते हुए सीधे डिटेंशन सेंटर की तरफ जा रहा था। उसके इरादे क्या थे उसे कुछ कुछ समझ आ गए। वो जल्दी से आकर्ष के पीछे गया और बोला, मिस्टर राजवंश, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? इस तरह अंदर घुसना क्राइम माना जाता है। आपको भी अंदर बंद कर देंगे। आकर्ष रुका और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? या तुम्हारी बॉस एक दिन और इंतजार कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। एक और दिन बीता तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। जमानत मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक दिन की देरी और हुई तो उसे बचाना मुश्किल होगा, दिशांक ने जवाब दिया। दिशांक ने कुछ पल सोचा, फिर उसे समझ में आया कि आकर्ष जो कर रहा है उसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, उनकी बीमारी वाकई अजीब है। कोई यकीन तक नहीं कर पाता। सबको यही लग रहा होगा हम झूठ बोल रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और मैं आपके साथ हूँ। दिशांक वहां आकर्ष से बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि आकर्ष ने उसकी बात का जवाब भी नहीं गया और तेज कदमों से चलते हुए डिटेंशन सेंटर में इधिका की सेल के आगे पहुंच चुका था। गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, आप जानते हैं ना कि यहाँ बिना परमिशन के अंदर आने की इजाजत नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते हैं मिस्टर। आकर्ष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अंदर जाने लगा। वहीं उधर की तरफ शोर आता देखकर इंस्पेक्टर माधव जल्दी से दौड़ कर गए और आकर्ष के पीछे गन पॉइंट करके कहा, मिस्टर राजवंश, यहीं पर रुक जाइए वरना मैं भूल जाऊंगा आपकी क्या पोजीशन है। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। आकर्ष ने गहरी सांस ली और पलटकर उसकी तरफ देखा। दिशांक के भी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने जोश में कह तो दिया था कि वो आकर्ष का साथ देगा और वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन अब इस तरह खुद के ऊपर गन पॉइंट भी देखकर उसके भी होश उड़ गए थे। आकर्ष राजवंश कौन था? ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। उसकी जो भी पोजीशन थी उसके चलते माधव कभी भी उसे शूट नहीं कर सकता था। माधव ने उसे नरमी से समझाते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपके यहाँ नहीं होना चाहिए था। आखिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? दिशांक माधव को ये बताने वाला था कि वो इधिका के लिए वहाँ आए हैं, लेकिन आकर्ष ने इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और गहरी सांस लेकर बोला, मुझे बाथरूम जाना था और मिल नहीं रहा था। मैं गलती से इस तरफ आ गया। आकर्ष का जवाब सुनकर दिशांक हैरान रह गया। उसे पता था कि उसकी और इधिका की शादी काफी अजीब तरीके से हुई है, लेकिन वो इस तरह इधिका का साथ छोड़ देगा, इसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। इंस्पेक्टर के हाथ में गन देखकर आकर्ष तो वापस पीछे की तरफ आने लगा था, लेकिन दिशांक इधिका को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। दिशांक ने जोखिम उठाते हुए अंदर जाने का फैसला किया। वो अपने कदम बढ़ने लगा। तभी माधव ने दिशांक से कहा, मिस्टर राठौर, क्या आपको बाहर जाने के लिए मुझे अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? दिशांक ने सफाई देते हुए कहा, वो मैं। दिशांक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी आकर्ष ने माधव के हाथ से गन छीन ली थी और उसके कनपटी पर लगा दी थी। अचानक ही पूरा मामला बदल गया था। आकर्ष ने अपनी पोजीशन की भी परवाह नहीं की और इधिका के लिए एक पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लिया था, जो कि संगीन अपराध था। CH-95 डॉक्टर रेयांश दीवान। इधिका की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन
आयशा और मालविका की वजह से उसे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। ऊपर से उसकी जमानत भी नहीं हुई थी। आकर्ष लॉयर के साथ इधिका से मिलने के लिए आया था। वहां उसे इधिका की खराब तबीयत के बारे में पता चला तो वो बिना कुछ सोचे समझे इधिका के पास जाने लगा। इस बीच माधव ने उसे रोकने की कोशिश की तो आकर्ष ने उसकी गन छीनकर उसे गन पॉइंट पर ले लिया था। प्लीज मिस्टर राजवंश, मेरी बात को समझिए, माधव आकर्ष को समझाने की कोशिश कर रहा था। बातें करते हुए माधव ने आकर्ष से गन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन आकर्ष ने उसके पैर से थोड़ा दूर गोली चलाई, जिससे माधव को उससे कुछ कदम दूर होना पड़ा। आकर्ष के अचानक शूट करने पर सब सकते में आ गए थे। माधव ने हल्की घबराहट के साथ कहा, मिस्टर राजवंश, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप और मिस्टर राठौर इस शहर के जाने माने बड़े लोगों में आते हैं। ये करके आपकी इमेज ही खराब होगी। माधव ने अपने करियर में कई क्रिमिनल्स का सामना किया था, लेकिन उसने भी कभी उन्हें डराने के लिए गोली नहीं चलाई थी। उसे लगा नहीं था कि आकर्ष इस तरह सीधा हमला बोल देगा। दिशांक ने भी नहीं सोचा था कि आकर्ष ये कर जाएगा। उसने यही प्लान किया था कि अगर पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो उन्हें इधिका के ब्लड टेस्ट के लिए मजबूर करेगा या फिर वहां प्रोटेस्ट करेगा। पर आकर्ष ने डायरेक्ट शूट कर दिया था। माधव ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और नर्म आवाज में कहा, मिस्टर राजवंश, अगर आप अभी मुझे वापस मेरी रिवॉल्वर दे देते हैं तो मैं इस मामले को यही जाने दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने पुलिस स्टेशन में फायर कर दिया था। आकर्ष पर माधव की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तेज और सर्द आवाज में बोला, सॉरी इंस्पेक्टर, फिलहाल मुझे किसी की जान बचाने की ज्यादा जल्दी है। आपका लेक्चर नेक्स्ट टाइम सुनूंगा। आकर्ष ने पूरी तरह माधव की बातों को अनसुना कर दिया और फिर सिक्योरिटी कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, रास्ते से साइड हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आकर्ष ने अपना हाथ बढ़ाकर इंस्पेक्टर को अपनी तरफ खींच लिया और उनकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगा दी। उसके ऐसा करते ही वहां मौजूद सभी कांस्टेबल साइड में हट गए। दिशांक भी चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करें। आकर्ष इधिका की फिक्र कर रहा है, ये देखकर खुश हो या फिर इस बात का दुख मनाए कि वो भी उसकी वजह से एक क्राइम में इन्वॉल्व होने जा रहा है। आकर्ष अंदर आया तो उसने देखा एक लेडी कांस्टेबल मालविका के पास खड़ी थी और इधिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, मेरी बात का यकीन करो, मैं एनीमिक हूँ। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। क्रिस्टल वहां कंफ्यूज खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इधिका की बात पर यकीन करें या ना करें। तभी मालविका जमीन पर गिर गई और रोते हुए चिल्लाकर बोली, मुझे भी खून की कमी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज मेरी मदद करो। मैं मर जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। मालविका जानबूझकर ऐसा कर रही थी ताकि क्रिस्टल कंफ्यूज हो जाए। कल रात उसके साथ रहने वाली दूसरी कैदियों ने भी यही किया था। क्रिस्टल वहां कंफ्यूज खड़ी थी, तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो आकर्ष ने इंस्पेक्टर माधव को गन पॉइंट पर ले रखा था। आकर्ष माधव के साथ अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नजर सीधी इधिका पर गई। वो बहुत कमजोर लग रही थी। आकर्ष ने इधिका को हमेशा स्ट्रांग देखा था। वो हमेशा बहादुरी से खड़ी रहती थी और कभी किसी के आगे नहीं झुकती थी। इससे अलग आज इधिका की हालत ऐसी थी कि वो खुद के पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। आकर्ष ने माधव की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे नहीं पता था कि आप लोग एक सस्पेक्ट के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा इंस्पेक्टर। क्रिस्टल ने आकर्ष की बात सुनकर कड़क अंदाज में कहा, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये दोनों माँ बेटी है और इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही थी। हम बस वही कर रहे हैं जो कानून के अंतर्गत आता है। वही
दिशांक ने अंदर जाकर जब इधिका की हालत देखी तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने नम आंखों से कहा, डोंट वरी मैम, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही आए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। इतना कहकर दिशांक ने क्रिस्टल की तरफ देखकर उसे डांटते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की यहाँ मरने की कगार पर आ रही है और आपको अभी भी उसे टॉर्चर करना है? आप जैसे लोगों की वजह से ही बेगुनाह लोगों के साथ अन्याय होता है। दिशांक की बात सुनकर माधव ने हंसते हुए कहा, कमाल की बात है मिस्टर राठौर, आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़की पीरियड्स की वजह से मर गई है। अगर इसे सच में यहाँ से बाहर निकलना था तो कम से कम कोई अच्छी बीमारी तो चुनती जिस पर हमें यकीन होता। माधव इधिका का मजाक उड़ा रहा था। ये क्रिस्टल को अच्छा नहीं लगा। क्रिस्टल ने इधिका की तरफ देखकर कहा, मिस सिंघानिया, अगर आपने किसी को नहीं मारा है तो आप इतनी डेस्परेट क्यों हो रही है बाहर निकलने के लिए? क्या आपको हम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि हम सबूत ढूंढ पाएंगे? भले तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो लेकिन तुम्हें इन सभी ऑफिसर पर यकीन करना होगा। ये अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार हैं। इधिका से बात करने के बाद क्रिस्टल ने आकर्ष से कहा, मिस्टर राजवंश, आप जो भी कर रहे हैं ये सब आपको शोभा नहीं देता है। इंस्पेक्टर माधव सच में एक ईमानदार ऑफिसर है। अगर आप यहाँ इधिका को भगाने की नियत से आए हैं तो अंजाम आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये लड़की बीमार होने का नाटक कर रही है। क्रिस्टल बार बार इधिका को भला बुरा कह रही थी। इधिका ने गुस्से में चिढ़कर कहा, तुम सबको ये क्यों कह रही हो कि हमें तुम पर यकीन नहीं है? यहाँ किसी को यकीन नहीं है तो वो तुम हो। मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी तुम मान नहीं रही हो। आकर्ष ने गहरी सांस ली और इधिका से कहा, इनसे बहस करना बेकार है मिस सिंघानिया। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। क्या आप चल सकती हैं? हाँ, मैं चल सकती हूँ, इधिका ने जवाब दिया और खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे उठा तक नहीं जा रहा था। इधिका खुद से नहीं चल सकती थी। ये देखकर आकर्ष ने दिशांक से कहा, तुम्हें गन चलाना आता है? दिशांक ने हाँ में सिर हिलाया तो आकर्ष ने तुरंत गन उसके हाथ में देते हुए कहा, इंस्पेक्टर माधव की जिम्मेदारी अब तुम पर है। दिशांक हैरान रह गया। आकर्ष उसे एक के बाद एक झटका देते जा रहा था। कहाँ वो डॉक्टर मर्चेंट का मैनेजर होने के नाते इतना रिस्पेक्टेड पर्सन था और कहाँ अब आकर्ष ने उसे क्रिमिनल बना दिया था। आकर्ष इधिका के पास गया और उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आकर्ष के चेहरे पर बिल्कुल डर नहीं था। वो दूसरी तरफ पलटा और सीधा बाहर की तरफ जाने लगा। दिशांक ने अभी भी इंस्पेक्टर माधव को गन पॉइंट पर ले रखा था ताकि वो बाहर निकल सके। क्रिस्टल भी उन्हीं के साथ में आ गई। जल्द ही वो उस हॉस्पिटल पहुंच गए जहां इधिका का ट्रीटमेंट होता था। जिस तरह से आकर्ष इधिका को लेकर आया था, हॉस्पिटल में हंगामा मच गया था। रास्ते में इधिका बेहोश हो गई थी और उसे तुरंत ऑपरेट करने के लिए ले जाया जाने लगा। क्रिस्टल ने माधव की तरफ देखकर कहा, मैं अंदर जाती हूँ और इस बात का खास ख्याल रखूंगी कि ये लोग रिश्वत देकर रिपोर्ट के साथ छेड़खानी ना कर सके। हॉस्पिटल में माधव के गन पॉइंट पर होने पर और साथ में बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स और कांस्टेबल की वजह से हॉस्पिटल स्टाफ काफी प्रेशर में आ गया था। 10 मिनट के अंदर इधिका की रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट आते ही क्रिस्टल ने तुरंत उसे डॉक्टर से छीन लिया था। रिपोर्ट देखकर क्रिस्टल के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल थी, लेकिन आयरन लेवल काफी ज्यादा गिर गया था। क्रिस्टल ने अब तक के करियर में इतना लो लेवल नहीं देखा था। वो बाहर माधव के पास रिपोर्ट बताने के लिए जाने लगी। वहीं बाहर का माहौल काफी गर्म था। दिशांक ने अभी भी माधव को गन पॉइंट पर ले रखा था। इस बीच उसने काफी बार दिशांक से रिवॉल्वर वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। क्रिस्टल को उस तरफ आता देखकर माधव ने भौहें उठाकर कहा, मिस्टर दिशांक राठौर,
रिपोर्ट आ गई है और इसी के साथ उस लड़की की सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको नहीं पता, लेकिन हमारे स्नाइपर ने आपको टारगेट कर रखा है। जैसे ही उस लड़की का सच सामने आएगा आपको शूट कर दिया जाएगा। बेहतर है कि पहले ही आप पुलिस के आगे समर्पण कर दें। दिशांक ने आईज रोल की और सिर हिलाकर कहा, बकवास बंद करो। मैं इरिटेट हो गया हूं तुम्हारी बातें सुनकर। उसने काफी बदतमीजी से बात की। क्रिस्टल तब तक उनके पास पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही माधव ने जल्दी से कहा, डॉ क्रिस्टल, आप इन सबको रिपोर्ट बता दीजिए ताकि इन सब का ड्रामा खत्म हो और हम उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर चले। इन्हें भी पता चले कि एनीमिया से कभी किसी की मौत नहीं हो सकती। हर किसी को क्रिस्टल के जवाब का इंतजार था। क्रिस्टल ने गहरी सांस लेकर कहा, ये सच कह रही हैं, इंस्पेक्टर माधव। हमसे गलती हुई है। इधिका का आयरन लेवल सच में काफी गिर गया है और इस वक्त उसकी जान खतरे में है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? माधव ने चौंकते हुए पूछा। क्रिस्टल रिपोर्ट लेकर माधव के पास आई और उसे समझाने लगी, फीमेल ब्लड में आयरन का नॉर्मल लेवल 7.832.2 MOL होता है, जबकि इधिका का आयरन लेवल केवल 1 है, जिसका मतलब है कि उसे सच में आयरन की कमी है और उसकी जान खतरे में है। रिपोर्ट देखने के बाद माधव भी हैरान रह गया। तभी उसके कानों में डॉक्टर की आवाज लगी, जो उन्हें बुरी तरह डांट रहा था। डॉक्टर ने वहां जाकर तेज आवाज में सख्ती से कहा, आखिर हो क्या रहा है? कल उसे इन्फ्यूजन मिल जाना चाहिए था और आज यहाँ लेकर आ रहे हो। मैं जान सकता हूँ कि इस एक दिन की देरी के पीछे का कारण क्या है। डॉक्टर की आवाज सुनकर सभी ने पलट कर देखा तो वहां एक लगभग 30 साल का डॉक्टर खड़ा था, जिसने बड़े से चश्मा लगा रखे थे। क्लीन शेव, लंबी हाइट वाला वो डॉक्टर उन सबको गुस्से में देख रहा था। उनका नाम रेयांश दीवान था। उन सबको डांटते हुए वो दिशांक के पास आया और सख्त आवाज में बोला, मिस्टर राठौर, उसे तो डेट्स याद नहीं रहती है, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं? दिशांक को गिल्ट फील हो रहा था। उसने क्रिस्टल की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है डॉक्टर रेयांश। मुझे याद था इस फॉरेंसिक डॉक्टर ने उसके बेहोश होने के बावजूद उसे इन्फ्यूजन के लिए नहीं आने दिया। बोलते हुए उसने क्रिस्टल की तरफ देखकर कहा, ये लगातार कहती रही कि वो ठीक है। शायद मिस सिंघानिया की जान चली जाती तब इन्हें समझ आता कि वो वाकई ठीक नहीं थी। क्रिस्टल ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। क्रिस्टल की नजरें खिड़की से इधिका की तरफ गई। उसे ड्रिप लग रही थी। इधिका को इस हाल में देखकर क्रिस्टल का रोने का मन कर रहा था। क्रिस्टल को बहुत बुरा लग रहा था। उसने गुस्से में दीवार के मुक्का मारा और नम आंखों से कहा, हाँ, सब मेरी गलती है। क्रिस्टल को रोता हुआ देखकर दिशांक को बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पाया था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने क्रिस्टल को और भी बुरा कहने से खुद को रोक लिया था। उसे अपना गुस्सा निकालना ही था, तो दिशांक ने इंस्पेक्टर माधव से कहा, ये सब आपके स्टीरियोटाइप बिहेवियर की वजह से हुआ है। आपको यही लगता है कि सारे अमीर लोग सजा से बचने के लिए गलत तरीके से जमानत हासिल करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे भी कुछ एथिक्स है, उनको हम फॉलो करते हैं। इंस्पेक्टर माधव का मुंह बन गया था। दिशांक पूरे रास्ते इंस्पेक्टर माधव को बहुत मुश्किल से गन पॉइंट पर ले रखा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं माधव ने उससे गन छीन ली तो वो पकड़ा जाएगा और इधिका की जान खतरे में आ जाएगी। सजा से बचने के लिए दिशांक ने फिर से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, गलती आपकी थी तो हमें ये कदम उठाना पड़ा। क्या अभी भी आपके स्नाइपर हमें शूट करेंगे? अगर ऐसा है तो हम मरने के लिए तैयार हैं। कम से कम इस सुकून के साथ तो मरेंगे कि हमारी वजह से एक मासूम लड़की की जान नहीं गई। दिशांक ने माधव को डांटते हुए उनकी गन वापस कर दी थी ताकि मामला और ना बिगड़े। माधव की भी गलती थी,
इसलिए वो उन्हें डांट नहीं पाया। उसने अपनी गलती मानते हुए धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। पहले की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई थी। बस इसी वजह से हम कंफ्यूज हो गए। डॉक्टर क्रिस्टल ने खुद उनके सैंपल्स लिए थे। माधव ने फिर से पूरा मामला क्रिस्टल पर डांट दिया था, लेकिन दिशांक ने उसे कुछ नहीं कहा। क्रिस्टल को रोता देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। क्रिस्टल ने दिशांक की तरफ देखकर उदास आवाज में कहा, इधिका बिल्कुल ठीक किया। अचानक से उसे हुआ क्या है? क्रिस्टल की बात सुनकर डॉक्टर रेयांश ने सिर हिलाकर कहा, मैंने इसके बारे में बताया तो था। ये एक जेनेटिक सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। इसमें बॉडी आयरन को अब्जॉर्ब नहीं करती है, जिसकी वजह से इसे ड्रिप से आयरन इन्फ्यूजन लेना पड़ता है। लेकिन मैंने इस तरह की बीमारी के बारे में पहले नहीं सुना और उसकी हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है? क्रिस्टल ने थोड़ा हैरानी जताते हुए कहा। डॉक्टर रेयांश ने अपना चश्मा सही किया और सख्ती से कहा, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपको दुनिया की सभी बीमारियों के बारे में पता हो। क्या वो बीमार हुई थी तब उसमें वीकनेस का एक भी सिम्पटम नजर नहीं आया था, जो आप उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आई? मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्रिस्टल ने नजरें झुकाकर कहा। माफी आपको मुझसे नहीं, उस शख्स से मांगनी चाहिए जो इस वक्त इतनी सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टर रेयांश ने जवाब दिया। डॉक्टर ने क्रिस्टल को अंदर जाने की इजाजत दे दी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो इधिका से नजरें भी मिल सके। उसे वहीं पर खड़ा देखकर डॉक्टर रेयांश ने सिर हिलाया और कमरे के अंदर गया। आकर्ष पहले से ही इधिका के पास खड़ा था। डॉक्टर रेयांश के अंदर आते ही आकर्ष ने देखा वो काफी परेशान चेहरे के साथ इधिका को देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि उनके बीच सिर्फ एक डॉक्टर और पेशेंट का ही नहीं, कुछ और भी रिश्ता था जो डॉक्टर रेयांश की आंखों से साफ जाहिर हो रहा था।